हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर घाटी में सुरक्षा बलों के लिए नई चुनौती बनी है ये आतंकवादी। जी हां दोस्तों, बताएंगे किस आतंकवादी की बात चल रही है दोस्तों, और किसने बड़ी चुनौती दी है भारतीय सैनिकों को, और कैसे हमारी भारतीय सेना देती है इनके साथ घटनाओं का अंजाम। हर तरह की बात बताएंगे दोस्तों आपको। साथ ही बताएंगे जहाँ श्रीनगर में ड्रोन के इस्तेमाल पर लगा दिया है बैन। जी हाँ दोस्तों, भूल कर भी ना करें ऐसी गलती। बताएंगे दोस्तों आपको सरकार की क्या है चेतावनी। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर सीरिया में बाल सैनिकों की भर्ती की रिपोर्ट पर अब तुर्की ने अमेरिका पर लगाए हैं आरोप। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने भी बोला है हमला। बताएंगे आपको कैसे गीदड़ भभकी की तरह और गीदड़ की तरह अमेरिका पर ये दोनों देश लुढ़क पड़े हैं दोस्तों, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर यूरोप की एक संस्था ने पाकिस्तान के दावों को खारिज कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा वो दावा है जहां कश्मीर की भलाई हमेशा पाकिस्तान चाहता है दोस्तों, इस दावे को फेल करते हुए एक रिपोर्ट तैयार की गई है दोस्तों। बताएंगे क्या है उस रिपोर्ट में। साथ ही अगली खबर में आपको बताएंगे जहां पर पाकिस्तान में बलूच संगठन ने चीनी कंपनी को लगा दी आग, जिसमें 6 मजदूर किए गए हैं अगवा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। उससे आगे आपको बताएंगे जहां पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चौंकाने वाला सर्वे सामने आया है दोस्तों। बताएंगे क्या है उस सर्वे में। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर मोर्चा छोड़कर भागे अफगानी सैनिक, उत्तरी अफगानिस्तान के कई जिलों पर तालिबान का बड़ा कब्जा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बसपा सपा की बजाय ओवैसी को दी है तवज्जो, और तवज्जो देते हुए कहती है सबसे बड़ी बात अभी तक की। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या कहा है इन्होंने। साथ ही मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यक्रम में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। सारी जानकारी देंगे दोस्तों आपको। साथ ही जितने भी भाई बहन रेलवे से सफर करने वाले हैं आने वाले दिनों में दोस्तों, उनके लिए बड़ी खबर है, जहां पर गरीब रथ से लेकर ये सारी स्पेशल ट्रेनें रेलवे ने शेड्यूल जारी कर दिया है दोस्तों। एक एक चीज आपको बताने वाले, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है, तो हमारा देश गर्व से जी रहा है। साथ ही इस कोरोना काल में डॉक्टर ही भारत के लिए सबसे बड़े रक्षक है दोस्तों, और योगी जी होने वाले हैं अगले मुख्यमंत्री। तो फटाफट से वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर घाटी में सुरक्षा बलों के लिए नई चुनौती बने हैं हाइब्रिड आतंकवादी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कश्मीर में सुरक्षा बलों को आतंकवाद के मोर्चे पर एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, और वो चुनौती है हाइब्रिड आतंकवादी। जी हाँ दोस्तों, घाटी में हाइब्रिड आतंकवादियों की उपस्थिति की वजह से सुरक्षा बलों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। आपको बता दें हाइब्रिड आतंकवादी क्या होता है दोस्तों, ये वो आतंकवादी होते हैं दोस्तों जो पेशेवर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से सुरक्षा बलों के पास इनकी जानकारी नहीं होती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो आतंकवादी हमले को अंजाम देने के लिए पर्याप्त रूप से कट्टरपंथी होते हैं और फिर नियमित जीवन में वापस आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी मोटा मोटी बताएं तो ये वो लोग होते हैं जो बिना पैसों के काम करते हैं दोस्तों, और कट्टर होते हैं पूरी तरीके से। ऐसे में ये मरने मिटने को तैयार होते हैं, इनको किसी भी चीज की लालच नहीं होती है दोस्तों। ऐसे में सुरक्षा प्रतिष्ठान के अधिकारियों ने कहा है कि हाइब्रिड आतंकवादी ठीक वैसे ही होते हैं जैसे सामने वाले दरवाजे पर एक लड़का हो, जिसे आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए कट्टरपंथियों द्वारा तैयार किया गया हो और उसे स्टैंड बॉय मोड पर रखा गया हो। अधिकारियों ने कहा है कि हाइब्रिड आतंकी दिए गए कार्य को करता है और फिर अपने मालिक से अगले कार्य की प्रतीक्षा करता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस प्रकार के आतंकवादी भारतीय सेनाओं के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने है दोस्तों। ऐसे में इन तरह के आतंकवादियों से निपटने के लिए कई सारे इंतजाम किए जा रहे हैं दोस्तों। अगर आपको भी एक दो चीजें पता हो तो कमेंट सेक्शन में सुझाव जरूर दीजिएगा। क्या पता आपका सुझाव भारतीय सैनिकों के लिए बहुत बड़ा मील के पत्थर का काम कर जाए। जी हाँ दोस्तों, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर श्रीनगर में ड्रोन के इस्तेमाल पर लगा बैन, भूल कर भी ना करें ऐसी गलती। जी हाँ दोस्तों, जम्मू स्थित भारतीय वायुसेना के अड्डे पर हुए ड्रोन हमले के एक हफ्ते बाद प्रशासन ने श्रीनगर शहर में ड्रोन के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। इसमें ड्रोन के उपयोग को विनियमित करने के लिए मानक संचालन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिन व्यक्तियों के पास पहले से ड्रोन कैमरे अथवा मानव रहित अन्य किसी भी प्रकार के हवाई वाहन है,
उन्हें स्थानीय पुलिस थाने में इसकी जानकारी देनी होगी। बताते चलें कि रविवार को जम्मू में वायुसेना के अड्डे पर हमला करने के लिए विस्फोटकों से लैस ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया था। भारत में महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले के लिए पाकिस्तान के संदिग्ध आतंकवादियों द्वारा मानव रहित हवाई वाहनों यानी यूएवी ड्रोन का इस्तेमाल करने का ये पहला ऐसा मामला है। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद हमारी भारतीय सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है दोस्तों। जिनके भी घर में ड्रोन या हवाई से जुड़ी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, सारी चीजें अब थाने में जमा होने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोग भी ड्रोन कभी भी लेकर इन इलाकों में बिल्कुल मत जाइएगा दोस्तों। ऐसे में जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से उठाया गया इस कदम को आप कितने हद तक सही मानते हैं दोस्तों? क्या ये सही कदम उठाया गया है? कमेंट सेक्शन में अपने आंसर जरूर दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो सीरिया में बाल सैनिकों की भर्ती की रिपोर्ट पर तुर्की ने अमेरिका पर लगाए बड़े ही गंभीर आरोप। साथ में पाकिस्तान ने भी बोला हमला। बता दें, तुर्की के विदेश मंत्रालय ने मानव तस्करी पर उस अमेरिकी रिपोर्ट की निंदा की है जिसमें सीरिया में बाल सैनिकों की भर्ती करने वाले सशस्त्र मिलिशिया को संचालन उपकरण और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उसकी आलोचना की गई थी दोस्तों। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तुर्की उन 15 देशों में शामिल है जिन्होंने बाल सैनिकों का इस्तेमाल किया है। बयान में अमेरिका पर दोहरे मानकों और पाखंड का भी आरोप लगाया गया है जो सीरियाई कुर्द आतंकवादियों के लिए अमेरिकी समर्थन की ओर इशारा करता है। अमेरिका के विदेश विभाग की ओर से यह रिपोर्ट शुक्रवार को जारी की गई थी। तुर्की की प्रतिक्रिया भी इस पर उसी दिन आ गई दोस्तों। इसी सूची में शामिल अन्य देशों के नाम में पाकिस्तान भी शामिल है। उसने भी इसे नकार दिया है। पाकिस्तान के विदेश विभाग ने इसे तथ्यात्मक त्रुटि बताया है। साथ ही उसने अमेरिका से इन आरोपों की समीक्षा करने का आग्रह किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में देखा आपने किस प्रकार से जब पाकिस्तान की चोरी पकड़ी गई है दोस्तों, तो अब अमेरिका के ही इस रिपोर्ट को गलत बताया जा रहा है दोस्तों। और चोर चोर मुसेरे भाई वाली स्थितियां बनती आ रही है जहां पर तुर्की भी पाकिस्तान का साथ दे रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते खबर की तरफ, यूरोप की संस्था ने कहा कश्मीर की भलाई के दावे से कोसों दूर है पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, नीदरलैंड स्थित यूरोप की एक संस्था ने अक्सर कश्मीर राग अलापने वाले पाकिस्तान को बेनकाब किया है दोस्तों। यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि दुनिया के अलग अलग मंचों पर पाकिस्तान भले ही यह दावा करता हो कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों का कल्याण और भलाई चाहता है, मगर हाल ही में जम्मू में एक रक्षा प्रतिष्ठान पर हुए ड्रोन आतंकी हमले ने पाकिस्तान के इस दावे को गलत साबित किया है। बताते रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के असल हित जम्मू कश्मीर के लोगों के कल्याण और भलाई से कोसों दूर है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के प्रधानमंत्री राजा फारूक हैदर खान ने भी हाल ही में अपने इलाके के वर्चुअल उपनिवेशीकरण के बारे में काफी कड़े शब्द कहे थे। ऐसे में पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रति सहानुभूति महज एक दिखावा है। अगली खबर की बात करें ऐसे में तो फिलीपीन का सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त, 31 लोगों की मौत, अब तक 50 लोगों को बचाया गया। बता दें, फिलीपीन के एक दक्षिणी प्रांत में सैन्य बलों को ले जा रहे वायुसेना के एक AC-130 विमान के उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण कम से कम 29 सैनिकों और 2 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि कम से कम 50 लोगों को बचा लिया गया है। दोस्तों, अधिकारियों ने बताया है कि सुलू प्रांत के जोलो हवाई अड्डे पर दोपहर के वक्त विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने और उसमें आग लगने से पहले कुछ सैनिकों को विमान से कूदते देखा गया। जमीन पर 6 लोग विमान की चपेट में आए थे, जिनमें से 2 की मौत हो गई। फिलीपीन के रक्षा मंत्री डेल्फिन लॉरेंजाना ने बताया कि बचाव कार्य अभी भी जारी है। जी हाँ दोस्तों, सेना ने बताया कि विमान में 3 चालकों और चालक दल के 5 सदस्यों समेत 96 लोग सवार थे। विमान में सवार शेष लोग सैन्य कर्मी थे। उसने बताया कि 17 सैनिक अब भी लापता है। अधिकारियों ने बताया कि विमान चालक जीवित बचे लोगों में शामिल है, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल। ऐसे में दोस्तों, इन बचे हुए की हेल्थ कामना जरूर करिएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में, ताकि ये लोग जल्दी स्वस्थ हो जाए। अगली खबर की बात करें तो पाकिस्तान में बलूच संगठन ने चीनी कंपनी को लगा दी आग। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद 6 मजदूरों को अगवा किया गया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बलूचिस्तान के लोगों का गुस्सा लगातार 7वें आसमान पर है। पाकिस्तान सरकार और सेना के जुल्मों व चीन की दखलंदाजी से तंग बलूचिस्तान के लोगों में अलग देश की मांग जोर पकड़ रही है। दोस्तों, आजादी के
लिए सक्रिय बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने दावा किया है कि उसने चीन की दूरसंचार कंपनी को आग के हवाले कर दिया और उसमें काम करने वाले 6 मजदूरों का अपहरण कर लिया। BLA का कहना है कि इन मजदूरों की रिहाई संयुक्त राष्ट्र या रेड क्रॉस की गारंटी पर ही की जाएगी। इन मजदूरों का अपहरण मारगोट चौकोबी बाद क्षेत्र से किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो पाकिस्तान में गुलामी के खिलाफ कानून के बावजूद फंसे हजारों बंधुआ मजदूर। जी हाँ दोस्तों, कई अफ्रीकी व गरीब देशों की तरह पाकिस्तान में हजारों लोग बंधुआ मजदूरी प्रणाली के तहत फंसे हुए हैं। इस बात का खुलासा एक शोध में हुआ है दोस्तों। हरी वेलफेयर एसोसिएशन यानी HWA के शोधकर्ता हस खेली के अनुसार पाकिस्तान सरकार प्रभावशाली जमींदारों द्वारा बंधुआ मजदूरी में फंसे व्यक्तियों और परिवारों को रिहा करने वाले अधिनियम को लागू करने में विफल रही है। जी हाँ दोस्तों, बंधुआ श्रम प्रणाली यानी उन्मूलन अधिनियम 2015 के बावजूद मजदूरों को अपना कर्ज चुकाने के लिए पूरी तरह या आंशिक रूप से बिना वेतन के काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी क्या इस पर कमेंट होगी दोस्तों, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें तो दोस्त से ज्यादा दुश्मन बनाने की कीमत चुका रहा है चीन। पाकिस्तान के अलावा कोई देश नहीं खरीदना चाहता है ड्रैगन का हथियार। बता दे, चीन की सुपर पावर बनने की महत्वाकांक्षा हमेशा से ही रही है दोस्तों। चीन के आक्रामक रवैये पर हमेशा से पश्चिमी देशों की नजर रही है, खास तौर पर कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद। इसके बाद से ही कई देशों ने चीन से हथियार और अन्य सैन्य सामग्रियों का आयात कम करना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, स्थिति ये है कि अब बड़े देश तो क्या पाकिस्तान को छोड़ बाकी छोटे छोटे देश भी चीन के हथियार और लड़ाकू विमान खरीदने से कतराते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चौंकाने वाला सर्वे सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसलों और बयानों को लेकर पूरे कार्यकाल में विवादों में रहे। शरणार्थियों का मसला हो या ईरान से परमाणु समझौता को रद्द करना अथवा कोरोना महामारी से निपटने का तौर तरीका, हर मोर्चे पर ट्रंप को आलोचना झेलनी पड़ी है। अंतिम वक्त में भी जब उनका कार्यकाल पूरा हुआ, उस दौरान उनके समर्थक राष्ट्रपति चुनाव में उनकी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। समर्थकों ने अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में जमकर बवाल काटा था, आप सभी को याद होगा दोस्तों। और ऐसे में हालिया सर्वे में प्रदर्शन के लिहाज से पूर्व राष्ट्रपतियों में ट्रंप 41वें पायदान पर रहे हैं दोस्तों, यानी कामकाज के नजरिए से वो अमेरिका के सबसे खराब राष्ट्रपति रहे हैं। ये सर्वेक्षण 100 से अधिक इतिहासकारों ने मिलकर किया है। जी हाँ दोस्तों, सी स्पेन की एक ऐतिहासिक राष्ट्रपति रैंकिंग के चौथे संस्करण का रिजल्ट गत बुधवार को प्रकाशित किया गया। 142 इतिहासकारों और पेशेवर पर्यवेक्षकों ने अमेरिका के 44 पूर्व राष्ट्रपतियों को लेकर ये सर्वे किया है, जिसमें ये बात निकल कर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत के लोगों का क्या मानना है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति कार्यकाल को लेकर? कमेंट में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। देखते हैं भारत की जनता डोनाल्ड ट्रंप को लेकर क्या विचार रखती है दोस्तों। अगली खबर की बात करें ऐसे में तो डोनाल्ड ट्रंप लड़ेंगे 2024 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव। पूर्व सलाहकार के दावे से मचा पूरे अमेरिका में बवाल। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने प्रतिद्वंदी जो बाइडेन का इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ते दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हारने और परिणाम को अस्वीकार करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर चुनावी मैदान का रुख कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सलाहकार स्टीव बैनन ने शनिवार को इसकी जानकारी दी है। क्या लगता है आपको, कमेंट जरूर करिएगा। अगली खबर की बात करें तो इजरायली सरकार को इस्लामी राम पार्टी के समर्थन के बावजूद भी IDF के वही तेवर, गाजा में फिर बरसाए बम। जी हाँ दोस्तों, इजराइल में नाफ्ताली बेनेट के प्रधानमंत्री बनने के बावजूद भी इजरायली सेना के वही आक्रामक तेवर बने हुए हैं। आशंका ये जताई जा रही थी कि सरकार में शामिल इस्लामी राम पार्टी के कारण गाजा पट्टी को लेकर सेना नरम रुख दिखा सकती है, लेकिन नई सरकार बनने के बाद भी यानी नफ्ताली बेनेट के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी हमास आतंकियों पर कम से कम 5 हमले करके इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने इस मिथ को तोड़ कर रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, कितने भाई बहन पहले से ही मानते थे कि नेतन्याहू रहे प्रधानमंत्री या नफ्ताली बेनेट, काम वही होगा। अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें ऐसे में तो मोर्चा छोड़कर भागे अफगान के सैनिक, उत्तरी अफगानिस्तान के कई जिलों पर तालिबान का कब्जा। बता दें, उत्तरी अफगानिस्तान में अफगान सैनिकों के मोर्चा छोड़
छोड़कर भागने के बाद वहां तालिबान की गतिविधियां तेज हो गई हैं दोस्तों। रातों रात उसने कई जिलों पर अपना नियंत्रण कर लिया है। इस आशा की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने रविवार को बताया कि सैकड़ों की संख्या में अफगान सैनिक सीमा पार करके ताजिकिस्तान में चले गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो प्यू रिसर्च में बड़ा खुलासा, जहां दुनिया में बिगड़ी चीन की छवि, अमेरिका हुआ सबसे ज्यादा लोकप्रिय। जी हाँ दोस्तों, कई उन्नत देशों के बीच किए गए नए प्यू रिसर्च के अनुसार पिछले कुछ महीनों में चीन की छवि को भारी झटका लगा है दोस्तों, जबकि अमेरिका ने लोकप्रियता हासिल की है। अगली खबर की बात करें तो ग्रेट वॉल ऑफ इम्यूनिटी बनाना चाहता है चीन, अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मांग रहा है सहयोग। बता दे कोरोना वायरस फैलने को लेकर पूरी दुनिया के निशाने पर आया चीन अपनी छवि सुधारने के लिए वैक्सीन चाल चल रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने शनिवार को कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से ग्रेट वॉल ऑफ इम्यूनिटी बनाने का आग्रह किया है। स्टेट काउंसिल के सदस्य वांग ने चीनी राजधानी के सिंघुआ विश्वविद्यालय में आयोजित 9वें विश्व शांति मंच पर संबोधन के दौरान कहा कि हमें एक साथ आने वाले चुनौतियों का सामना करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो भारत से कोवैक्सीन खरीदने पर ब्राजीली राष्ट्रपति बोल्सोनारो पर घोटाले का बड़ा आरोप, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दी है जांच की मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, ब्राजील के राष्ट्रपति जेसर बोल्सोनारो भारतीय कंपनी भारत बायोटेक से कोवैक्सीन खरीद को लेकर घोटाले के आरोप में फंस गए हैं। उनके ऊपर वैक्सीन की कीमत को लेकर हेरा फेरी करने का आरोप लगा है, जिसके बाद ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने बोल्सोनारो के खिलाफ जांच को अपनी मंजूरी दे दी है। इस जांच की रिपोर्ट को 90 दिनों के अंदर कोर्ट में पेश करने का आदेश भी दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर राजस्थान बॉर्डर से बड़ी खबर, जहां 28 साल बाद किसानों के लिए खुलेगा भारत पाकिस्तान बॉर्डर। अब सरहद पार भी खेती कर सकेंगे अपने किसान। जी हाँ दोस्तों, भारत पाकिस्तान सीमा की तारबंदी के उस पार की जमीन पर पंजाब के किसान बरसों से खेती करते आ रहे हैं, लेकिन इस हक से अब तक महरूम रहे पश्चिमी राजस्थान के किसानों को अपनी जमीन पर खेती करने का अधिकार अब मिल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, राज्य के बाड़मेर के किसान अब सरहद पार अपनी जमीन पर खेती कर पाएंगे। सीमा सुरक्षा बल ने इसके लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में आ गई है कोरोना की तीसरी बड़ी लहर। एक दिन में रिकॉर्ड किया गया है 26,000 नए केस। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारी टीम की तरफ से अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिना मास्क के बिना किसी भी सुरक्षा के मत निकलिएगा बाहर। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस छोड़ेंगे सीईओ का पद, स्पेस फ्लाइट मिशन पर करेंगे फोकस। जी हाँ दोस्तों, अमेज़न के सीईओ अब ये पद छोड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो सीएम योगी ने बसपा सपा की बजाय ओवैसी को दी है तवज्जो, कहा फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती स्वीकार की है और कहा है कि अगले साल विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा राज्य में एक बार फिर सरकार बनाएगी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ओवैसी ने पिछले दिनों एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि हम योगी को दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। अगर हमारा मनोबल ऊंचा हो और हम कड़ी मेहनत करें तो कुछ भी हो सकता है। हमारा मकसद है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार दोबारा ना बने। जिसके बाद इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए योगी जी ने कहा कि ओवैसी जी बड़े राष्ट्रीय नेता हैं, वो चुनाव प्रचार के लिए देश के विभिन्न भागों में जाते रहते हैं और उनका अपना जनाधार है, लेकिन अगर उन्होंने भाजपा को चुनौती दी है तो पार्टी के कार्यकर्ता इसे स्वीकार करते हैं। प्रदेश में भाजपा अगली बार भी सरकार बनाएगी और इसमें कोई संदेह नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप किस प्रकार से जवाब देना चाहेंगे दोस्तों ओवैसी को, और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी ये बात कमेंट में भारी मात्रा में लिखिएगा दोस्तों। जितने भी भाई बहन कहते हैं वो बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यक्रम में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, किसी भी धर्म के हों सभी भारतीयों का डीएनए एक है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा है कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है। उन्होंने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा आयोजित किए गए एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बयान दिया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें उन्होंने कहा है कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व के खिलाफ हूँ, इस्लाम खतरे में होने के भय के चक्र में ना फंसे मुस्लिम लोग। जी हाँ दोस्तों, मोहन भागवत ने ये बात कही। आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मॉब लिंचिंग पर बोलते हुए कहा है कि भीड़ द्वारा पीट कर की जाने वाली
वाली हत्या यानी लिंचिंग में शामिल होने वाले लोग हिंदुत्व के विरुद्ध हैं। देश में एकता के बिना विकास संभव नहीं है। एकता का आधार राष्ट्रवाद और पूर्वजों की महिमा होनी चाहिए। ऐसे में दोस्तों आरएसएस प्रमुख के बात को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, और आपकी क्या राय होगी इनको लेकर कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो अमिताभ बच्चन के बंगले की तोड़ी जाएगी दीवार, बीएमसी ने भिजवाया इनको नोटिस। जी हाँ दोस्तों, बता दें अमिताभ को 2017 में बीएमसी ने नोटिस भेजा था, लेकिन महानायक ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया था। ऐसे में अब मुंबई उप नगरीय कलेक्ट्रेट के सर्वे अधिकारियों को बंगले को तोड़े जाने के लिए चिन्हित निर्देश दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस क्षेत्र में अमिताभ बच्चन के 3 और बंगले मौजूद है। तो वहीं संत ज्ञानेश्वर मार्ग की चौड़ाई अभी 45 फुट है, लेकिन बीएमसी से 60 फुट चौड़ा करना चाहती है, जिसको लेकर इस सड़क पर जो जाम लगता है दोस्तों उससे निजात मिल पाएगा। ऐसे में अमिताभ बच्चन के इस बाउंड्री को जो फ्रंट पर आ रहा है उसको तोड़ा जाएगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो रेलवे चलाने जा रहा है गरीब रथ समेत ये स्पेशल ट्रेनें। बता दें दोस्तों कोरोना संक्रमण की धीमी होती रफ्तार को देखते हुए भारतीय रेलवे ने ट्रेनों को अनलॉक करने का प्रक्रिया शुरू कर दिया है। दोस्तों रेलवे इसी क्रम में अगले एक हफ्ते में कुछ नई स्पेशल ट्रेनें शुरू करने जा रही है। रेलवे ने 6 जुलाई से अजमेर चंडीगढ़ गरीब रथ स्पेशल ट्रेनें फिर से शुरू करने का फैसला किया है। कौन कौन सी ट्रेनें कब चलेंगी दोस्तों और ट्रेन का नंबर क्या होने वाला है, हमने सारी लिस्ट आपको दिखा दी है। ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।